अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर और लाहौर में मेरे साथ हैं जनाब आरिफ हमीद भट्टी। एक नज़र आज की टॉप स्टोरीज पर। अपोजिशन की तनकीद को सुना जाए, जिद और जाती इख्तलाफ को कौमी मफाद पर तरजीह दी तो मुआशरे का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा। सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब। ड्रोन हमले पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ हैं, अमरीका को सख्त जवाब दिया है आर्मी चीफ। हम आपको बहाली के काम में साथ लेकर चलेंगे, आर्मी चीफ का सदर मुमलिकत से मकालमा। मैं हर तरह से आपके साथ हूं, सदर का जवाब। हिलरी क्लिंटन का बिलावल भुट्टो के लिए पैगाम, असल कहानी क्या है? चौधरी निसार और बिलावल भुट्टो आमने सामने। वज़ीर आज़म ने तो सर्जरी के लिए लंदन के हॉस्पिटल का चुनाव किया। उसी दिन 20 पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में दिल की कामयाब सर्जरी। आज सदर मुमलिकत ने खिताब किया पार्लियामेंट में और ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट होती है और इसका जो मतन है वो वज़ीर आज़म हाउस अप्रूव करता है। वैसे अगर चाहें सदर तो वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज सदर साहब ने वही बातें कहीं जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से आई और इसको एक पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाता है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहले साबिर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सदर मुमलिकत का खिताब उन्होंने वैसे तो वो बिल्कुल वही बात कही जो वज़ीर आज़म हाउस चाहता था, बीच में कुछ बातें थी भी। आप कैसे देखते हैं जो आज खिताब हुआ? ये सिर्फ कुल्ली इख्तियार वज़ीर आज़म हाउस का नहीं होता कि सिर्फ वज़ीर आज़म हाउस ही, वज़ीर आज़म हाउस वेट करता है, उसमें चेंजिंग करता है। ड्राफ्ट जो है वो ईवान सदर की तरफ से जाता है। बात वज़ीर आज़म हाउस को ना पसंद हो तो वो हर दफ़ा वेटिंग में उसे डिलीट कर देते हैं। उसके अल्फाज चेंज होते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सदर मुमलिकत काफ़ी अदबी ज़ौक़ रखते हैं। उन्होंने इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुछ चीज़ें आज वो पहले जो 3 खिताब उन्होंने किए हैं, दो जो किए हैं, उसमें ये चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो आज के खिताब में। आज उन्होंने ख़ास तौर पे अपोजिशन का जिक्र किया। अगर वो शॉर्ट हमारे पास है एक अपोजिशन वाला, वो सुनवाएं। और दूसरा ख़ास तौर पे जब उन्होंने स्पीच ख़त्म की, पहले वो शॉर्ट सुनवा दें। स्पीच के नाम पे उन्होंने बड़ी मीनिंगफुल बात की। जी प्रोड्यूसर साहब, अगर वो शॉर्ट सुनवा सकें तो। ताहम माशी पॉलिसियों पर हस्ब इख्तिलाफ की तनकीद का खैर मकदम करते हुए इसे एक समझदार हुकूमत की तरह अपनी ताकत बना लेना चाहिए ताकि इन पॉलिसियों में मज़ीद बेहतरी आए और इनकी इफादियत मज़ीद बढ़ जाए। लेकिन इसके साथ ही हस्ब इख्तिलाफ की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो तनकीद करते हुए बाबा कौम की इस हिदायत को हमेशा पेश। जी अच्छा, ये तो था मुआशी पॉलिसियों पे उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की तनकीद को हुकूमत को अपना ताकत समझना चाहिए, ताकत बना लेना चाहिए, उसको ऐड करना चाहिए। और उसके बाद आगे जाके जब तकरीर ख़त्म करते हैं, मुआशी पॉलिसियों का सारा इन्हसार जो है वो इकॉनमी से होता है। जी प्रोड्यूसर साहब, अगर वो शॉर्ट भी अगर आप सुनवा सकें। लेकिन बाद वजूहात के सबब हम बदकिस्मती का शिकार हुए और अपनी मंजिल से दूर हो गए। आजमाइश के उन ज़मानों में कानून शिकनी की आदतें बद रंग लाईं और माशरे में बदउनवानी जड़ पकड़ गई। बदउनवानी के एक मकरू धंधे ने कौमी तरक्की की राहें मजबूत कर दी। मुझे खुशी है कि अब इस घनावने माशरती व कौमी जुर्म के ख़िलाफ़ बेदारी पाई जाती है और माशरे का हर तबका इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का आरज़ूमंद है। मैं यकीन रखता हूँ कि हम बहैसियत कौम अपने इस अज़्म में सुरखरू होंगे और पाकिस्तानी समाज बदउनवानी का किला कमा करके तरक्की और सरबुलंदी के रास्ते पर गामजन होगा। जी जनाब, बिल्कुल करप्शन का खात्मा उन्होंने कहा है कि ये कौमी अज़्म बन चुका है और पूरी कौम में बेदारी पाई जाती है करप्शन के ख़ात्मे के लिए। लेकिन कुछ अर्सा पहले उन्होंने, यानी कि ये जो गुफ्तगू है, क्योंकि मैंने आपको बताया, आपने भी, कि ये वेट होती है, पीएम हाउस के जाती है, वो वेट करते हैं, उसके बाद फिर बहुत नरम अल्फाज इस्तेमाल करके ये तकरीर की जाती है। लेकिन कौन सी करप्शन इस वक्त पूरे नासूर बन चुकी है, किस नौइयत की है, उसके बारे में सदर ममलिकत ने
आज से कोई 4-5 हफ्ते पहले पनामा लीक्स पे गुफ्तगू की थी। अगर वो शॉर्ट जी प्रोड्यूसर साहब, लीक्स पर गुफ्तगू, ये जो पनामा लीक्स है जो आपने देखा है ना, ये मामला जो उठा है, ये भी कुदरत की तरफ से उठा है और इसकी वजह से पता नहीं कौन कौन से मामलात उठेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं कि साहब हमने तो ये कर लिया, वो कर लिया, उनका कुछ नहीं हो सकता। आप देखिएगा कैसे कैसे लोग पकड़ में आएंगे। ये बात मेरी याद रखिएगा। कभी कोई वाक़या दो माह के बाद होगा, कोई 4 माह के बाद होगा, कोई 6 माह के बाद होगा, कोई 1 साल के बाद होगा। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, चाहे हम में से कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन अगर अल्लाह ये बात चाहता है, जो मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है, मुझे लगता है कि अल्लाह चाहता है और बचेगा कोई नहीं, कई महीने लग जाएंगे। तो उन्होंने कहा 2 महीने लग जाएं, 4-6 महीने लग जाएं। तो ये था पस मंज़र। और एक और था, वो हम बता देते हैं अपने नाजरीन को। एक उन्होंने शेर भी पढ़ा था कि ये पनामा लीक से मुराद उनकी किन की थी। उन्होंने कहा था ये जो साहिब मसनद हैं, ये जो बैठे हैं, ये समझते हैं कि इनका ये जाती घर है, किराए का मकान है और बड़ी जल्दी आप यहाँ से जा सकते हैं, भूलिए मत। तो प्रेसिडेंट ने आज, मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ममनून हुसैन का जो खिताब था वो काफ़ी मीनिंगफुल था और उसमें ईवान सदर की जो एक इंडिपेंडेंट है तसव्वुर है वो आज उसमें नज़र आया। और उन्होंने आज कुछ गुफ्तगू खुल के भी की। और इसी तनाजुर में आप अगर आप वो चाहें तो वो शेर भी रेडी है, मुझे प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ आई है। कादर जी, वो जो शेर भी उन्होंने कहा था कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जहां हम आज बैठे हैं, जो ख़ासतौर पे जो इक़्तिदार में लोग हैं, उनको याद रखना चाहिए कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये मैं भट्टी साहब की तरफ ही भट्टी साहब के पास। भट्टी साहब, साबिर शाकिर साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा बैलेंस्ड खिताब है, बड़ा मीनिंगफुल है। जो गुज़श्ता 2 खिताब थे उनसे ज़रा हटके है। और जो करप्शन की वो बात कर रहे थे शुरू में, आज भी जो उनकी जो तकरीर है उसके अंदर वो मुख्तलिफ हिस्सों में उतनी मजबूती से तो नहीं, लेकिन फिर भी पैगाम एक छुपा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो समी साहब, हम कभी कभार आवाम का टाइम बड़ा ज़ाया करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता ममनून हुसैन साहब की इतनी तकरीरें सुनाने की आपको ज़रूरत क्या थी। मेरी तो लॉजिक नहीं समझ आ रही। एक क्रिकेट टीम होती है, उसमें 12th मैन होता है, वो बाद में बस तौलिया लेके आता, टावल लेके चले जाता, मैसी लेके चले जाता। उनकी तकरीर में ना मुझे कोई पहले बात नज़र आई थी, ना मुझे अब नज़र आई है, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई पावर है। अगर वो फरमाते हैं करप्शन बुराई है, तो भाई पहले तो ये बता देना जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं करप्शन के खिलाफ अमली इक़दाम उन्होंने क्या किए हैं। हम अल्फाजों से लोगों को धोखा देने के फ़न से इतने काशना आ चुके हैं कि लोगों को बेरूपियों की पहचान नहीं रही। वो कहते थे ना, बनारसी ठग तू लंघ जा साड़ी खैर है। हम लफ्ज़ों में पड़ गए हैं। गुजारिश ये है कि 3 खिताब सुना दिए, 4 सुना दिए, पहले तो बताएं वो कर क्या सकते हैं। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। अभी तक जब से आए हैं, पनामा लीक को वो नेमत कह रहे थे, तो पनामा लीक में उन्होंने किया क्या एज ए प्रेसिडेंट, क्या रोल उन्होंने अदा किया? क्या उन्होंने कोई एक ऐसा अमली इक़दाम किया? अगर किसी ने गैर आईनी तरीके से पैसे बाहर लेकर गए हैं, उसको पैसे को लाने में किरदार अदा किया, तो बच्चों वाली बात है, दही खा रहे हैं, खाने दे। आप लोगों को क्या एतराज है? सुप्रीम कमांडर हैं, वक्त आने पे उनके भाई जो कमांडर है, मुझे भी पता है। मुझे आपने ये पहले बता देते तो मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाता। उनके जो इख्तियारात हैं वो काफी हैं। मेरी सुन लेना, आपकी मुझे इख्तियारात बता देना, या फिर आइन पे बात कर लेते हैं, आइन खोल लेते हैं, पहले उस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि उनके इख्तियारात है क्या, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इख्तियारात है। एक बेचारे कराची में बैठे थे साहब, अच्छे लोग थे, बाज़ोक आदमी थे। मियाँ साहब ने मेहरबानी की, इलाके का यार आप कराची में भी बैठना तो इस्लामाबाद में बैठ जाए, इतना रोल है उनका। ये आपकी गलती है। करप्शन के खिलाफ कोई रोल अदा कर सकता है वो तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें अल्लाह ताला ने आज कामयाब ऑपरेशन कराया, वो भी 3 साल से कह रहे हैं, उससे 15 साल पहले कह रहे थे करप्शन में छोड़ूंगा नहीं, लूटा हुआ माल लाऊंगा। आप देखें कर क्या रहा है, कह क्या रहा है, ये छोड़ दे, उसका अमल क्या है। क्या अगर वो अपने इस करप्शन को इतना ही नासूर समझते हैं? एक मिसाल बता देना जिसमें सदर का कोई रोल हुआ हो। अच्छा, ये भट्टी साहब की बात साबर, मैं इससे एग्री करता हूँ कि बहुत सारी बातें जो थी, जो उनको करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की।
और एक जो तकरीर में उन्होंने अपोजिशन से ये कहा कि वो अपनी बात मुसल्लत करने की कोशिश करती, हालांकि वो फेडरेशन के नुमाइंदे थे और वो किसी पार्टी के बंदे नहीं थे। तो ये कहना आके कि अपोजिशन बात मुसल्लत करने की कोशिश करती है, तो अपनी जो पोजीशन है, वैसे तो हमें पता ही है पार्टी से वो उनकी पोजीशन नून लीग के साथ है, नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहना कि अपोजिशन अपनी बात मुसल्लत करने की कोशिश ना करे, तो वो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे एक पार्टी के सदर बन गए हैं, वो अपनी उस बात से हट गए। लेकिन ममनून हुसैन साहब वहां से काउंसलर का इलेक्शन जीत सकते हैं कराची से। समी साहब मुझे ये बताए, ममनून हुसैन साहब वहां अगर काउंसलर का या यूनियन नाज़म का इलेक्शन लड़े जीत सकते हैं? भट्टी साहब, क्या ये वाहिद खूबी है इंसान के अच्छे होने की कि वो काउंसलर का इलेक्शन लड़के और जीत जाए? बस ये वाहिद खूबी है, इसके अलावा कोई खूबी नहीं है। उसका जवाब देना चाहिए, उसका अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके कोलो फेल का ये क्या मयार है कि जनाब वो फलां बंदा काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता? अगर मुझे अगर मैं किसी चीज का अहल नहीं हूं और मुझ पे कोई इतना एहसान करता है कि मुझे पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पे बैठा देता जहां इख्तियार भी नहीं है, तो मैं उसके खिलाफ अगर काम कर सकता हूं तो मुझे अमली इक़दामत करने चाहिए। सदर वजीर आज़म बयानात नहीं देते, वो कहते हैं मैंने इतने लोगों को सजाएं दिला दी जो करप्शन में मुलव्वस थे, जो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे थे। वो ये अमली इक़दामत करते हैं, उनके पास अदारे हैं, वो तकरीरें करने के लिए नहीं होते। बदकिस्मती है, हुकूमत को गाइडलाइन दे सकते हैं। अच्छा, ये बात सही है आपकी कि वो बहुत कुछ उन्होंने कहा जो कि लोग ये समझते हैं कि शायद वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे। बहुत सारी चीजें उन्हें कहनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं कही, लेकिन यकीनन कर रहे थे, लेकिन यकीनन कर रहे थे। और दूसरा बताऊं भट्टी साहब, नहीं, दूसरा बताऊं, किराएदार भी वो किसी और को कह रहे थे। अगर आप तकरीर सुने ना, किराएदार किसी और को कह रहे थे, आप समझे नहीं जिस तरफ जरदारी साहब ने इशारा था, ये उनका इशारा है। मुझे सच बोल के ना मजबूर करें। ठीक है, अच्छा कुर्बान है ये तो ठीक है आपकी बात ये, लेकिन जो बहुत सारी बातें वो कर सकते थे जो उन्होंने नहीं की, और वही तकरीर कही जो हुकूमती लोगों ने उन्हें लिख के दी थी, वही इसीलिए यही वजह थी कि आज साबिर आर्मी चीफ वहाँ पर मौजूद थे जो उन्होंने गुफ्तगू की, क्योंकि इसमें जो आर्मी चीफ ने जिन पॉइंट पे एम्फसाइज किया वो चीज़ें उसमें नहीं थी उनकी तकरीर में। मिसाल के तौर पे ड्रोन हमले का जिक्र किया आर्मी चीफ ने अपनी गुफ्तगू में, और तकरीर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर बात करते हुए उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। फिर इसलिए आर्मी चीफ ने ज़रूरी समझा, नॉर्मली आपको पता है वो इतना इंटरेक्ट मीडिया के साथ नहीं करते, उन्हें कहना पड़ा कि वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। भारत के हवाले से ताल्लुकात और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस पर इस पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ नहीं था। कुलभूषण यादव का इतना बड़ा वाक़या हुआ लेकिन उस हवाले से कोई जिक्र नहीं था, इसलिए आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए कि हम दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, हम अगरचे कमज़ोर हैं लेकिन हमारा अज़्म कमज़ोर नहीं, और हम उन्हें हर तरह उसको शिकस्त देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो सदर साहब को कहनी चाहिए थी, क्योंकि ये पॉलिसी स्टेटमेंट है। जब उन्होंने ये नहीं कही तो फिर सदर मुमलिकत की जगह आर्मी चीफ को ये कहना पड़ा। और एक आखिरी बात, प्रोड्यूसर साहब ने चीख लगाई हुई है कि आप ब्रेक ले लें, एक आखिरी बात करता हूँ। आज मैं सुन रहा था, ये कहा जा रहा था कि सदर मुमलिकत ने तालियां, तकरीर में आर्मी चीफ ने ताली बजाई है, लेकिन अगर आप गौर से सुने तो ताली किस वक्त बजाई आर्मी चीफ ने? उस वक्त जिस वक्त शोहदा के लिए यादगार बनाने की बात हो रही थी, जिस वक्त पाकिस्तानी फौज के शोहदा को खराजे अकीदत पेश किया जा रहा था, जिस वक्त पाकिस्तान के सिविल इदारों के लोग जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की उनके बारे में बात की जा रही थी। तो इसका मैसेज था कि वो आउट ऑफ द वे जाने के लिए तैयार हैं जहां पर पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के जवानों की बात होगी। एक मुख्तसर सा वक्फा ले, इसी पर हम बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है आज जो आर्मी चीफ पार्लियामेंट हाउस गए थे, जब सदर मुमलिकत ने खिताब किया था, उसके बाद उनकी इंटरेक्शन माजी की निस्बत ज़्यादा हुई। आपको वजह बताई, तफसील बताई कि जो पॉलिसी स्टेटमेंट समझा जाता है सदर मुमलिकत का खिताब, बहुत सारी चीज़ें उसमें मिसिंग थी। इंडिया के साथ रिलेशनशिप, अमरीका के ड्रोन हमले, और अमरीका के ड्रोन हमलों में डिफरेंस इसलिए था इस दफ़ा कि माजी में ये KPK के जो साथ हमारे कबायली इलाका जात हैं वहाँ पर ये हमले होते थे, लेकिन इस दफ़ा ये हमला एक सेटल्ड एरिया है बलूचिस्तान का, जहाँ पाकिस्तान ने एटमी ब्लास्ट किया, उससे सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर वो जगह है जहाँ पर ये हमला हुआ। तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस है कि क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि अमेरिका जहाँ चाहे वो ड्रोन हमला कर सकता है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट में शायद इतनी ताकत नहीं थी। सदर मुमलिकत ने जो अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, बल्कि ताल्लुकात को अमेरिका के साथ
मिसाली करार दिया। इसलिए आर्मी चीफ जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने मुनासिब समझा, मीडिया से इंटरेक्शन की और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात की। एक और बात साबिर मैं चाहूँगा कि आप उस पर तबसरा करें। उन्होंने ये कहा सदर मुमलिकत से गुफ्तगू करते हुए कि आप हम जो बहाली का काम है, ख़ासतौर पर जिक्र फाटा के लोगों का किया जहाँ पर वो इस वक्त ऑपरेशन है, कि बहाली के कामों में हम आपको साथ लेकर चलेंगे। तो सदर मुमलिकत ने यह कहा कि मैं जिस तरह से आप मुझे कहेंगे मैं आपके साथ हूं और आपका इस हवाले से मुकम्मल साथ दूंगा। एक बड़ी मीनिंगफुल डिस्कशन थी वहां पर जो आज पॉलिटिशियंस के साथ इंटरेक्शन हुई। सिराजुल हक साहब से 6-7 मिनट उनकी बात हुई, मौलाना फजलुर रहमान भी मिले, एमकेएम के लोग भी मिले। इस सारी डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अगर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, एक भट्टी साहब ने जो कहा ना प्रेसिडेंट से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत, तो एक है पार्लिमानी निज़ाम है और सदर ममनून हुसैन जो थे वो कोई प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरह वाले सदर नहीं हैं, और ना ही प्रेसिडेंट ज़िया की तरह के सदर हैं, और ना ही प्रेसिडेंट जरदारी की तरह के सदर हैं, ठीक है ना। अब बाकी ये आ गई, आपने कहा कि सदर ममलिकत ने कहा कि मिसाली ताल्लुकात हैं अमेरिका से, तो हुकूमत के तो मिसाली ताल्लुकात हैं। अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं तो वो पिंडी से हैं, पेंटागन वर्सेस GHQ, क्योंकि जितनी भी अब तक कदगनें लगाई हैं वो अफेक्ट कर रही हैं हमारे ज़रबेज़ ऑपरेशन को। उसमें आपके F-16 तैयारों की बंदिश है, कोलिशन सपोर्ट फंड है, और उसके बाद फिर ये ड्रोन अटैक है। तो ये उनको एम्बेरस कर रहे हैं और उनसे कुछ बातें मनवाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें बदकिस्मती की बात है कि हमारी हुकूमत उस तरह से स्टैंड नहीं ले रही, बल्कि वो थोड़ा सा फासले पे खड़ी है। अभी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के लिए जॉन कैरी ने भी रब्ता किया इसहाक डार साहब से, और रिचर्ड ऑल्सन ने भी किया है। और ये क्या चीज़ें शो करती हैं? ये चीज़ें यही शो करती हैं कि जो ताल्लुकात जहाँ मिसाली हैं वहाँ मिसाली हैं, वही बात आ जाती है कि खारजा पॉलिसी हमारी डिवाइड है, पिंडी कुछ और इस्लामाबाद कुछ और उसके बाद दफ्तर खारजा बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल की तरह है और कोई और चला रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ खास तौर पर। अच्छा भट्टी साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब ने एक आज वो स्टेटमेंट दिया बड़ा सख्त, खासतौर पर दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ये बात कर रहे थे कि ऑपरेशन में जाने से पहले नवाज शरीफ साहब ने यह मुनासिब समझा कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, मोदी साहब से गुफ्तगू करेंगे टेलीफोनिक। अगर सिम्बॉलिक गुफ्तगू करनी थी तो पाकिस्तान में बहुत सारी लोगों ने उनके लिए दुआएं की, बकरे भी दिए, किसी गरीब वर्कर से भी उनकी गुफ्तगू कराई जा सकती थी, ये मैसेज देने के लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम की दुआओं को समझते हैं। ये जो मोदी के साथ बिल्कुल ऑपरेशन से पहले भी उसी का सिर्फ शुक्रिया अदा किया, ये भी एक वजह थी यहाँ पर बताया जाता है, जो आज आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के हवाले से बड़ा सख्त बयान दिया। देखें, एक तो मेरी गुजारिश है, खारजा पॉलिसी का अक्सर साबिर शाकिर सब जिक्र करते हैं। खारजा पॉलिसी मुझे आज क्लियर करें लोगों को है क्या, हुकूमत की क्या है और अस्करी क़यादत की क्या है। दूसरी बात, मियाँ साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी, अल्लाह ताला उन्हें और सेहत दे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने सदक़े के लिए बकरों का हुक्म दिया था। अगर हाथियों को दिया होता तो पूरे मुल्क से हाथी ख़त्म हो जाते, हाथी ही ना रहते अगर सदका हाकी के जायज़ होता। दूसरी गुजारिश एक मैं बात बताऊँ आपको, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इस आवाम से कोई गर्ज नहीं है। PIC लाहौर में तकरीबन 2200-2300 सालाना बाईपास के ऑपरेशन होते हैं। पिछले 6 महीने से एक मुस्लिम लीग नून का ही कारकुन है जिसके तीनों वेन्स बंद है, मैं उसका बाईपास की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल का टाइम मिल रहा है। गुजारिश ये है, हुकूमत की ना खारजा पॉलिसी है, मियाँ साहब ने पनामा लीग को लीक कर दिया है, फौज ने एक वो उसकी गारंटर है, वो चाइना जो कॉरिडोर के इशू पर हुकूमत और पाक अस्करी क़यादत दोनों अलग अलग सोच रहे हैं, लिहाजा जिसने जिस तरफ जाना है उसने अपनी सिमत का तयन कर लिया है। पाकिस्तान में हालात उस वक्त तक बेहतर नहीं होंगे जब आप अपने ज़ाती बिजनेस, कारोबार, लेन देन की बजाय मुल्की मफादात को तरजीह दोगे, अवाम की जानो माल का हिफाजत को यकीनी बनाओगे। गुलभूषण पर तो आप मोदी को ये नहीं कहते कि हमारे मुल्क में दहशतगर्द क्यों भेजा आपने। आप यार अपने ऑपरेशन से पहले कह रहे हैं लाहौर दाता की नगरी है, इधर को हो, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी को भेजो जाके नफल पढ़े। जो बंदा मोदी से सेहत याबी के लिए दुआ करा रहा है तो मैं उसके लिए दोबारा यही कहता हूँ, अल्लाह उनको हदायत दे। और उनकी वजह से पाकिस्तान के तमाम बीमार जिनको साल साल से बाईपास का टाइम नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला उनके लिए सवाब पैदा करे
कि उनके भी ऑपरेशन हो जाए, उनका भी इलाज हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं आप क्योंकि बीमारी की बात हो रही है तो एक और बात हम साबर पिछले कई दिनों से ये करते हैं कि समझ में नहीं आता हुक्मरान गलत बयानी से काम क्यों लेते हैं। अगर वो सही बात आवाम को बताएं तो इससे उनको इसका ट्रस्ट मिलेगा। जब ये वज़ीर-ए-आज़म साहब की बीमारी की बात हुई तो हर तरफ से ये कहा गया कि जनाब बिल्कुल है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी, चेकअप कराने के लिए गए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और लेकिन अब मैं सुनवाना चाहता हूं आपको जो मरियम साहबा ने रात जियो टेलीविजन पर गुफ्तगू करते हुए अपने वाले साहब की बीमारी के बारे में बताया कि वो आज किस तरह से उन्होंने बयान किया और आज से जो 5-6 हफ्ते पहले कोई भी ये बंदा मानने के लिए तैयार नहीं था। अगर मरियम साहबा गुफ्तगू सुनवा सकें। प्राइम मिनिस्टर को तो कुछ सिम्टम्स जो है वो पिछले 3-4 महीने से फील हो रहे थे और उनको टांगों में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी, जिसकी वजह से वो 1 से 1.5 महीने पहले जो है वो चेकअप के लिए गए थे। उस वक्त वो चीज तो जो क्लॉट उनका एक टांग में था वो तो खुद ब खुद जो है वो डिसॉल्व हो गया था। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उनको कहा कि आप बच गए हैं और आपका वो डिसॉल्व खुद ब खुद हो गया है। तो अब आप 4 हफ्ते के बाद आइए और आप जब हमारे पास 4 हफ्ते के बाद आएंगे, क्योंकि आप अभी अंडर स्ट्रेस हैं, तो आप 4 हफ्ते के बाद जब आप आएंगे तो फिर हम आपके हार्ट के जो टेस्ट हैं वो करेंगे। ये कह रही थी मरियम साहबा कि क्लॉट हुआ और वो स्ट्रेस से मना किया डॉक्टर्स ने। अब हमने उस वक्त क्या कहा था, रिपोर्टर्स प्रोग्राम में भट्टी साहब ने और मैंने बीमारी की तफसील बताई थी, जिसको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने रिजेक्ट किया था। हम पर यह इल्ज़ाम था कि हम जज्बाती हैं, हम नून लीग की हुकूमत को गिराने के लिए निकले हुए हैं, हम शायद एजेंसियों के नुमाइंदे हैं। अब वो हमारी गुफ्तगू आज सुन लीजिए। बड़े करीबी ज़राए फैमिली के जो उन्होंने बताया है, वो एक टर्म इस्तेमाल करते हैं TIA, इसे कहते हैं ट्रांजिट एस्कीमिक अटैक, जिसे क्लॉट ब्लड में बनता है। खुशकिस्मती ये हुई कि मियाँ साहब का जो क्लॉट बना था वो जल्दी डिसॉल्व हो गया। उनकी जो राइट लेग थी वो बड़ी 1 घंटे तक वो सुन रही बिल्कुल। और डॉक्टरों का ये कहना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये 6 महीने में इसकी रीअकरेंस हो सकती है, ये दोबारा हो सकता है अगर आपने स्ट्रेस फ्री जिंदगी नहीं गुजारी। इतलात है एम्प्लॉइज के साथ ये नारवा जी, मैं आपको अब ये शायद एक शॉट दूसरा चल गया, मैं आपको भट्टी साहब ने जो कहा था वो आपको सुनवाता हूँ। इतलात है कि उन्हें हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। हल्का सा क्लॉट आया टांग पर, जिसे कि फालज का अटैक कहते। 1 घंटे तक उनकी टांग मूव नहीं कर सकी। ये नाजरीन, जिस वक्त मियाँ साहब आज से 4-5 हफ्ते पहले बीमार हुए थे, उस वक्त जो हमें सोर्सेज से खबर मिली थी हमने ये दी थी, जिसको मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने रिजेक्ट किया था, हमारा मजाक उड़ाया था और ये कहा था कि हम शायद उनकी जो सेहत है उसके बारे में चीज़ें बढ़ा चढ़ा कर किसी ख़ास मकसद के लिए पेश करते हैं। हम उनकी सेहत के लिए दुआ गो हैं। सिर्फ एक साबिर, हम तो बेसिकली एक आईना दिखा रहे थे और तवक्को ये करते हैं कि जो नून लीगी रहनुमा हैं या दूसरी जमातों के, वो कौम से सच बोलेंगे। अब जिस बात पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ, आज भी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि उनकी दोनों टांगें जो है ना उसमें वो नमनेस आती थी। ये जो सर्जरी उनकी हुई है, इस बात की गारंटी नहीं है कि अबलेशन के बाद और इस सर्जरी के बाद भी उनकी वो जो तकलीफ है वो चली जाए। बहुत ही ज्यादा एहतियात करना पड़ेगी। अगर उन्होंने कोई जिंदगी स्ट्रेस में गुजारी, वो स्ट्रेस में चलेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली डायबिटीज से है। प्लेक्स जो है वो बन जाते हैं और खास तौर पर जो टांगों का सुन होना हो सकता है कि ब्रेन का कोई हिस्सा शुगर से मुतासर हो रहा हो, ब्रेन का वो हिस्सा जो टांगों में ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। तो अभी भी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये अगर उन्होंने आराम नहीं किया, स्ट्रेस फ्री लाइफ नहीं गुजारी, तो ये बीमारी खुदा ना खास्ता उनको वापस आ सकती है। देखिए, हमने कुछ अर्सा पहले जो गुफ्तगू की थी, ये माने या ना माने शरीफ फैमिली के मुअज़्ज़ज़ अरकान जो हैं, एक बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर की जो सेहत है वो अब इतनी अच्छी नहीं है और जो हार्ट की तकलीफ़ हुई है उसके अलावा जो आप बता रहे हैं और साथ रात मरियम बीबी ने जो गुफ्तगू की, उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि स्ट्रेस फ्री लाइफ उनको चाहिए। और इसीलिए हमने जो बताया था कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की भी कोशिश की जा रही है। बेगम कुलसूम नवाज़ साहिबा को, मरियम नवाज़ साहिबा को असम्बली में लाया जाए। इन हाउस चेंज की जो बातें हो रही हैं वो इसी पस मंज़र में हो रही हैं। और ख़ास तौर पे आज आपने देखा होगा कि चौधरी निसार अली ख़ान और बिलावल भुट्टो का जो आपस में मिड भेड़ हुई है, उसमें बिलावल भुट्टो ने ये बात डिस्क्लोज़ कर दी है
कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब को जो मसला है वो ये है कि वो वज़ीर आज़म बनने में जो उनकी कोशिश थी वो नाकाम हो गई है। तो इसका मतलब ये है, वो हमने ये भी बात की थी, चौधरी निसार अली ख़ान और दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ साहब, दो लॉबीज़ मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर मौजूद हैं, ये आपस में कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा भी क्योंकि इसहाक डार साहब सेनेटर हैं, वो बन नहीं सकते, और कोई मियाँ साहब की फैमिली का, क्योंकि पंजाब में है वो, मैं बताता हूँ, मियाँ साहब की फैमिली का कोई और बंदा है नहीं पार्लियामेंट में इस वक्त। हमजा शहबाज को बनाना नहीं चाहते, वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं, भट्टी साहब। तो इसलिए भट्टी साहब के पास मैं उनका इनपुट हाँ लेना चाह रहा हूँ। भट्टी साहब, ये जो सूरत हाल है, जैसे आज बिलावल ने जो बात कही है, चौधरी निसार बनना चाहते थे, मेरी इत्तला तो ये थी कि चौधरी निसार पंजाब के वज़ीर आला शायद, और शहबाज शरीफ साहब बनना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म। आपके पास क्या इत्तला है? जान नशीनी की जो जंग है, क्योंकि हसन निसार साहब ने तो कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब ये तय कर चुके हैं कि वो वजारत उज़्मा से रुखसत लेंगे, शायद पार्टी क़यादत से भी, और जिंदगी गुजारेंगे स्ट्रेस फ्री। ये हसन निसार साहब ने अपने फेसबुक पर, अपने ट्वीट में ये बात कही है। देखें, गुजारिश है, मुझे हसन साहब का तो नहीं पता उन्होंने क्या फरमाया है। जब इनको मियाँ साहब को प्रॉब्लम हुई थी, क्लॉट आया था, जिस पर एक मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा ने हमसे गिला किया था कि आपने कहा टांग में क्लॉट आया, ये बात गलत हुई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरा ख्याल है मरियम बीबी के बयान के बाद उन्हें सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली में से मुझे किसी ने बताया। एक मैं आपको गुजारिश कर दूं, मियाँ साहब का पहला ये फैसला था कि मैं किसी कीमत पे सियासत नहीं छोड़ूंगा। अब हुसैन नवाज का बाहर माशाल्लाह बिजनेस बहुत ज़्यादा, वो बड़े समझदार हैं। हसन थोड़े से बीमार हैं, वो अपनी जानशीन मियाँ साहब मरियम साहिबा को बनाना चाहते थे, उनके लिए कभी हो रहा था जेलम से लेकर लड़ाई, लेकिन सबसे ज़्यादा ये पनामा लीग में तो मरियम साहिबा डैमेज हुई हैं। सबसे 2011 में तो उन्होंने कहा था मेरा कोई बयान नहीं है। अगर जो मियाँ साहब पे एलिगेशन है, उससे ज़्यादा एलिगेशन तो मरियम साहिबा पे है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास पैसा कोई नहीं है, मेरी पाकिस्तान तो क्या दूर की वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकेगी, किस तरह ये अवाम बर्दाश्त कर सकेगी। ये बादशाहत थोड़ा है कि मैं कहूँगा मेरा गद्दी नशीन ये होगा, मैं आज दुकान पकौड़ों की छीनी है तो मैं उठ के जाऊँगा तो मेरा बेटा पकौड़ों के गले पे बैठ जाएगा। ये पाकिस्तान गला नहीं है सरमाएदारों का, ठीक है, पाकिस्तान अवाम के लिए बनाया गया है। हाँ, अब अगर कुछ चेंज हुआ तो याद रख लेना बहुत कुछ चेंज होगा, थोड़ा से चेंज से काम नहीं चलेगा। इख्तलाफत फैमिली में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आज़म बन जाए, और चौधरी निसार की डिमांड थी कि चलो फिर मुझे भी दे दें वज़ीर आला, क्योंकि मुझे थानेदार और पटवारी लगाने का शौक है। लेकिन मेरा ख्याल है अभी तक इसमें कोई फैसला नहीं हुआ। मैं मुझे भट्टी साहब आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद नाज़रीन हम बताएंगे कि आज अचानक हिलरी क्लिंटन का जो सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका की, एक ट्वीट आया, एक पैगाम आया यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए कि मैंने बिलावल को देखा तो मुझे मोहतरमा याद आई। ये बयान इस वक्त क्यों आया, किस तरीके से ये आया, और जो लॉबियस्ट हैं वो किस तरीके से किसी छोटे से वाक़े को भी एक बड़ा वाक़या बना के पेश करते हैं। काश ऐसे लॉबियस्ट पाकिस्तान के लिए भी मिल जाए, हुकूमत पाकिस्तान को। लेकिन ये सब एक मुख्तसर से वक्त के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बड़ी पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है। अचानक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की एक गुफ्तगू सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हिलरी क्लिंटन ने, जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं अमेरिका की और जो अब सदारती उम्मीदवार बनने जा रही हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की, उनका एक मैसेज आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने बिलावल को देखा तो वो मुझे अपनी माँ की तरह लगे, और मैं उन्हें दुआ करती हूँ कि वो अपने मिशन में, अपनी सियासत में कामयाब हों। क्या कहा यूसुफ रज़ा गिलानी ने, पहले आपको वो सुनवाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सारी वारदात हुई और लॉबियस्ट जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी। तो रास्ते में मुझे उनका मैसेज मिला, टेलीफोन के ऊपर मैसेज, और मैसेज ये था कि मैं अपने एक पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर तारिक के पास मौजूद थी, और वहाँ टेलीविज़न पे मुझे स्क्रीन पे बिलावल भुट्टो साहब नज़र आए। उनको जब मैंने देखा तो मुझे उनकी वालदा की झलक नज़र आई, और उससे ये है कि मेरी तरफ से उनको पैगाम दें कि मैं उनको बहुत विश करती हूँ, ही शुड बी सक्सेसफुल। बज़ाहिर ये इस तरह से वाक़या बयान किया गया कि शायद ये महज एक इत्तफाक था कि वो उनके पास गई डॉक्टर तारिक के, लेकिन ये महज इत्तफाक नहीं था।
अमेरिका के अंदर जो लॉबियस्ट हैं इसी तरह काम करते हैं, क्योंकि 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने एक बड़ी रैली निकाली, पहली रैली पाकिस्तान में, पंजाब में, जहां से वो आज़ाद कश्मीर गए, मीरपुर में जलसा किया, बड़ी उन्होंने तकरीर की और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पर एक फंक्शन, एक मीटिंग का एहतमाम किया गया डॉक्टर तारिक के घर, और वहाँ पर डॉक्टर तारिक के घर टीवी पर वीडियो क्लिप चलाया गया। वो कोई लाइव स्पीच नहीं थी, वो वीडियो क्लिप चला के हिलरी क्लिंटन वहाँ पे फंड रेजिंग के सिलसिले में जा रही है मुख्तलिफ लोगों के पास, उनको दिखाया गया और फिर ये मैसेज दिलवाया गया, क्योंकि ये मैसेज दिलवाना मकसूद था कि जो आने वाली मुतवक्का जो सदर हो सकती हैं अमेरिका की, हिलरी क्लिंटन, वो बिलावल भुट्टो को रिकग्नाइज कर रही हैं, उन्हें ये मैसेज दे रही हैं कि आप कामयाब हों, ताकि मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो बिलावल के लिए है। बेहतरीन ये मिसाल है कि लॉबियस्ट किस तरीके से अपने बंदों को लॉन्च करते हैं, अपनी पार्टीज को, अपने लीडरों को किस तरह से लॉन्च करते हैं। लेकिन ये सब कुछ बड़ा अच्छा है बिलावल के लिए। जरदारी साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो पैसा वहां पे लगा रहे हैं उसका समर लिया उन्होंने। आज सारा दिन बिलावल और हिलरी क्लिंटन की नेक तमन्नाओं का मैसेज। काश ऐसे लॉबियस्ट पाकिस्तान को मिल जाएं, काश ये जो रुपया वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए खर्च कर रहे हैं, उनको लीडर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसा जो पाकिस्तान से ही कमाया उन्होंने, चाहे जिस तरह से भी कमाया, वो पाकिस्तान के F-16 की लॉबी के लिए कर ले। पाकिस्तान की अफवाज जो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ने में मसरूफ हैं, भारतीय लॉबी के हाथों विक्टिम है, उनका इमेज बेहतर करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल कर लें। बल्कि वो तो खुद ही कहते हैं कि जनाब सानू बचाओ, ये आ रही है। तो ये साबर, मैंने ये थोड़ा सा टाइम लिया आपका, ये एक एक्सीलेंट मिसाल है। आज आम आदमी यही समझ रहा है कि देखें वो उनको अपनी माँ जैसा नजर आया और हिलरी ने ये पैगाम भेज दिया, महज इत्तफाक था, वो एक डॉक्टर के घर गई और वहां पर वो भी बैठ के ARY डिजिटल देखने लग गई, ARY न्यूज देखने लग गई जिसमें बिलावल की तकरीर आ रही थी। दिस इज हाउ थिंग्स आर अरेंज्ड, इस तरह प्लान की जाती हैं। पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह चीज़ें कभी क्या कोई प्लान कर सकेगा? इमाद ज़ुबैरी साहब जो बिलावल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या कभी पाकिस्तान ऐसे लॉबियस्ट अपने लिए ढूंढ सकेगा? देखें समी, ये सिर्फ आप ये ज़हन में रखें कि अमेरिका हो या कोई और मुल्क, वो सिर्फ लॉबियस्ट के कहने पे ऐसा कुछ नहीं करता। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जो हुकूमत है वो इंतहा पसंदी और ख़ास तौर पे दहशत गर्दी के ख़ात्मे में वो रोल अदा नहीं कर पा रही जो चाहा गया, जो अमेरिकन भी चाहते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल फाटा में ज़रबे अज़ब ऑपरेशन चल रहा है, कराची में चल रहा है, पंजाब में जो शिद्दत पसंदी का ख़ात्मा है उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत जो है वो रोड अटका रही है, बल्कि रोड के अटकाने फुल स्टॉप लगाया हुआ है। ये चीज़ अमेरिकन को भी पता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है, और ये ऑपरेशन क्यों नहीं शुरू हो रहा, पंजाब क्यों नहीं क्लीन हो रहा, ये उनका अंदाज़ा है। इसलिए मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा पाकिस्तान की सियासत में वापस आएगी और भरपूर तरीके से आएगी, और माइनस जरदारी साहब जो हैं वो पीछे रहेंगे। बिलावल भुट्टो इस पार्टी की क़यादत करेंगे। आपने देखा कि अब बिलावल भुट्टो इस लेवल पे आ गए हैं कि चौधरी निसार साहब बिलावल भुट्टो को हिट कर रहे हैं किसी और। अच्छा भट्टी साहब, आप जो भी कमेंट करें, लेकिन आज मैं एक बड़े क्लोज हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उनके पास था, तो उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब की तरफ से ये है कि निज़ाम तो चलेगा लेकिन वो नहीं देखते कि नवाज शरीफ साहब आगे वज़ीर आज़म होंगे, उसकी वजह उनकी हेल्थ हो सकती है या कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो सकती है। लेकिन ये कहा है जरदारी साहब ने अपने करीबी दोस्तों को कि वो नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब आगे वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन निज़ाम यही चलेगा। अच्छा समी साहब, गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, या ये जिन साहब का आप जिक्र कर रहे होंगे उनके पास है। गुजारिश ये है, मैंने तो साहिब इल्म, जो आप जैसे साहिब दानिश लोग हैं, वो कहते हैं रास्ते में मिलने वाला पैगाम और बड़े बड़े दावे करने वालों को भूल जाना चाहिए। ये महज खुशफहमी हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, गलतफहमी हो सकती है। जो आपने बड़ी खूबसूरती से किया, काश ये लॉबिंग ये करती, वो हिलरी साहबा ये कह देती, वो कश्मीर में जाके कश्मीरियों के हकूक़ की बात कर रही थी, उसमें कह देती कि अमेरिका कश्मीर को आज़ाद कराने में अपना रोल अदा करेगा, इंडिया की दहशत गर्दी वहाँ से ख़त्म करने का रोल अदा करेगा। यार ये लॉबिंग अपनी शख्सियात के लिए कर रहे हैं, अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं। और मुझे बताएं पाकिस्तान की अवाम कहाँ है जिसके नाम पर हम अवामी नुमाइंदे बनते हैं, अवाम के कायदीन बनते हैं। लॉबी भी आपने बड़ी अच्छी तरीके से कर दी। मेरे ख्याल में मियाँ साहब की हुकूमत को अभी तक, आज तक, इस वक्त तक जो टाइम हुआ 8 बजने में कुछ टाइम रह गया, कोई खतरा नहीं है, सब मिले हुए हैं, फिटिंग है।
और गिटिंग है बस। ठीक है। अच्छा, मैं जो एक साबिर, हमने जिक्र भी किया था अपनी हेडलाइंस में कि अभी वो डॉक्टर का भी जिक्र आया और ये जो अपनी एक सलाह का और अपने एक बेहतरी का ही जिक्र करते हैं। अब मियाँ साहब तो लंदन चले गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे उनके बाईपास भी हो गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। उसी दिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 20 लोग थे जिन्होंने दिल की सर्जरी कराई, कामयाब सर्जरी हुई। उनको तो इत्मीनान था या उनके पास वसाइल नहीं थे? मियाँ साहब को तो कोई इत्मीनान नहीं था और वो चले गए वहाँ पे। सोशल मीडिया में बहुत अरसे से ये डिबेट चल रही है और ये सोशल मीडिया में एक दोस्त ने ये लिस्ट डाली आज की कि 31 मई को वो कहते हैं कि आप ज़रा देखें, उन्होंने कहा कि आप अपने प्रोग्राम में भी 30 सेकंड रह गए, 30 सेकंड। तो पूरे पाकिस्तान में कल की तारीख में 55 से ज़ायद जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ उसमें 55 पाकिस्तानी शहरियों की सर्जरी हुई है। और होना तो यही चाहिए कि हमारे हुक्मरान भी यहीं पे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमारे सियासतदानों को, हुक्मरानों को हदायत करे, जो वो पैसा खर्च करते हैं अपने लिए, अपने बच्चों की लॉबी के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए लॉबी करें तो शायद 20 करोड़ लोगों को